Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 31st. In previous lecture, we have studied about the source-free series RLC circuits. और सीरीज RLC सर्किट के लिए हमने करंट फाइंड आउट किया था एज अ सर्किट रिस्पॉन्स, एंड दैट करंट वाज द करंट थ्रू इंडक्टर. तो अभी हम उसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. सो एग्जांपल इज फाइंड IT इन द सर्किट ऑफ फॉलोइंग फिगर. तो यहाँ मैं सबसे पहले फिगर ड्रा कर देता हूँ. तो हमारे पास जो फिगर है वो कुछ इस तरह है कि इसमें एक 10 वोल्ट्स का सोर्स है, 4 ओम रजिस्टर है, एंड दिस इज स्विच, and this is a resistor in series with inductor. So ये 6 ohm resistor है, ये 0.5 Henry का inductor है, and this is the capacitor of 0.02 farad, and this is a 3 ohm resistor, and this is the current I through the circuit, and this is the voltage across the capacitor. So we have to find the current I of t, this current in this circuit, and assume the circuit has reached steady state at t is equal to 0 minus. सो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर टाइम लेस देन 0 के लिए, कि जब आपके पास टाइम लेस देन 0 होगा तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा. सो इस टाइम पे ये जो स्विच है इट इज़ क्लोज्ड. तो जब आपके पास ये स्विच क्लोज होगा तो आपके पास सर्किट की फॉर्म कुछ इस तरह आ जाएगी. दिस इज़ 4 ओम रजिस्टर, और अब आपके पास ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा जबकि इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा. तो आपके पास अब सिर्फ ये 2 रजिस्टर यहाँ पे रह जाएंगे और एक वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू है 10 वोल्ट. जो करंट यहाँ से पास कर रहा है दैट इज़ I, और यहाँ पे जो वोल्टेज है बिटवीन दिस 2 टर्मिनल्स that is V, capacitor voltage. So अब हम इस फिगर की हेल्प से सबसे पहले I of 0 फाइंड आउट करते हैं. So I of 0 इस केस में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक सीरीज, आप देख सकते हैं कि ये आपके पास अब एक सीरीज सर्किट है जिसमें ये दोनों रजिस्टर और एक बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है. तो इस केस में आप I of 0 फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ. तो ये आपके पास हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10 ओम. तो आपके पास जो करंट है I of 0 उसकी वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगी. अब हम बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. सो क्योंकि जो रजिस्टर है 6 ओम दैट इज़ पैरेलल विद कैपेसिटर, सो जो वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस होगी वही आपके पास कैपेसिटर के टर्मिनल्स के क्रॉस भी होगी. सो हम लिख सकते हैं V of 0 इज इक्वल टू 6 I of 0. तो आपके पास वोल्टेज आ जाएगी 6 वोल्ट्स. and this is the initial current through the inductor,
and this is the initial voltage across the capacitor. अब हम बात करते हैं for time t greater than 0. तो जब आपके पास टाइम ग्रेटर देन 0 होगा तो उस टाइम पे आपके पास स्विच ओपन हो जाएगा, और जब आपके पास स्विच ओपन हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ बाकी सर्किट का ये पोर्शन रह जाएगा. तो इस पोर्शन को मैं नेक्स्ट स्लाइड में रीड्रॉ करता हूँ. सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0 आपके पास सर्किट की फॉर्म ये आ जाएगी. एंड दिस इज द कैपेसिटर ऑफ वैल्यू 0.02 farad. This is 9 ohm resistor and this is 0.5 Henry inductor, and this is the current through the circuit. So for this time, अब क्योंकि स्विच ओपन हो गया है और आपके पास सर्किट की फॉर्म ये आ गई है, तो अब ये आपके पास सोर्स फ्री RLC सर्किट बन गया है. अब इस सर्किट में आप अगर देखें तो हमने ये जो 9 ओम है इसको एक्चुअली दो रेजिस्टर्स को कंबाइन करके बनाया है. आपके पास एक 3 ओम रेजिस्टर था, एक 6 ओम रेजिस्टर था, ये दोनों सीरीज़ में थे. तो इन दोनों को कंबाइन करके इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर वो यहाँ मैंने लिख दिया है. सो अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू R/2L, और इसमें R की वैल्यू हम पुट करते हैं 9 और L की वैल्यू हमारे पास है 0.5. सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 9. और अब हम अगेन नॉट फाइंड आउट करते हैं. सो अगर नॉट इज़ इक्वल टू 1/√LC, तो इसमें हम L और C की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. L की वैल्यू हमारे पास है 0.5 और C की वैल्यू हमारे पास 0.02. और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 10, और फिर अल्फ़ा और ओमेगा नॉट की हेल्प से हम S1 और S2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. एज वी नो दैट S1 एंड S2 इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर. तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू हम पुट करते हैं -9 प्लस माइनस यहाँ पे जब हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 81 बन जाएगा, माइनस ओमेगा नॉट का स्केल लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 100 आ जाएगा. इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास S1 और S2 जो रूट्स उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी -9 प्लस माइनस J 4.359, और यहाँ पे जो 4.359 है दैट इज़ एक्चुअली VD. अब क्योंकि अल्फ़ा इज़ लेस देन ओमेगा नॉट, so we can say that the response is underdamped. So हमारे पास underdamped केस के लिए सॉल्यूशन आएगा I of t is equal to exponential raised to power -9t a1 cos 4.359t plus a2 sin 4.359t.
इस सॉल्यूशन को हम पहले ड्राइव कर चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर, और अब इस सॉल्यूशन में मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट किए हैं, तो हमारे पास आई एफ टी का एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। अब हमारे पास जो कांस्टेंट है A1 और A2, अब हम इनकी वैल्यूज डिटरमिन करते हैं। एज वी नो दैट I of 0 इज इक्वल टू 1, जो हमने सबसे पहले इनिशियल कंडीशन डिटरमिन की थी। सो जब हम इस इक्वेशन में टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा सिंपली A1 के इक्वल, क्योंकि आपके पास ये टर्म 0 हो जाएगी, और जब आप टाइम यहाँ 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ यहाँ A1 बाकी बचेगा, तो आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 1। इसको हम सपोज इक्वेशन 1 कह देते हैं, और इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हम एक और इक्वेशन जानते हैं which is di of 0 by dt is equal to minus 1 by L r I naught plus V naught। ये भी जब हमने सोर्स फ्री सीरीज RLC सर्किट को एनालाइज किया था तो उसमें हमने ये सेकंड इनिशियल कंडीशन डिटरमिन की थी। सो अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम कांस्टेंट A2 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे di of 0 by dt है, सो हम क्या करते हैं कि हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। राइट साइड पे L की वैल्यू हमारे पास है 0.5, R की वैल्यू हमारे पास 9 है, I नॉट की वैल्यू हमारे पास, ये I नॉट की इक्वल भी है 1 है, और V नॉट की वैल्यू हमारे पास है इस केस में -6। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास di of 0 by dt की वैल्यू आ जाएगी -6 एम्पियर पर सेकेंड। अब इसमें हमने V नॉट की जो वैल्यू है इसको हमने -6 लिया है। इसकी रीज़न को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ। अगर आप इस सर्किट को देखें तो आपके पास इसमें करंट की डायरेक्शन ये थी, तो अब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज बन रही है और करंट कैपेसिटर में इस साइड से एंटर हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द पैसिव साइन कन्वेंशन हमने ये पढ़ा था कि करंट हमेशा पॉजिटिव साइड से एंटर होगा, लेकिन इस केस में क्योंकि करंट नेगेटिव साइड से एंटर हो रहा है तो इसलिए हमने जो V नॉट की वैल्यू वो -6 ली है। तो इसको मैं क्वेश्चन 3 कह देता हूँ। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन आया था उसको मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ। I of t इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर -9 t इंटू A1 cos 4.359 t प्लस A2 sin 4.359 t। तो अब इस इक्वेशन का मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। di of t
divided by dt is equal to minus 9 exponential raised to power minus 9t a1 cos 4.359t plus a2 sin 4.359t प्लस आपके पास एज इट इज रहेगा। और अब इस टर्म का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस a1 साइन 4.359t प्लस a2 cos 4.359t और इसमें हमने कॉमन लेना है 4.359। अब हमारे पास जो इक्वेशन 3 में कंडीशन आई थी विच इज dIft by dt at t is equal to 0 is equal to minus 6 ampere per second। सो इस कंडीशन को हम यहाँ पुट कर देते हैं। सो एट t is equal to 0 आपके पास ये जो इक्वेशन आई है अब इसकी फॉर्म क्या बनती है ये देखते हैं। सो dIft by dt at t is equal to 0 is equal to minus 6 तो यहाँ हम आपके पास minus 6 आ जाएगा। इसकी जगह हमने minus 6 पुट कर दिया is equal to माइनस अब जहाँ पे t है वहाँ आप 0 पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास इक्वेशन की फाइनल फॉर्म ये आ जाएगी। तब आपके पास एक और इक्वेशन ये आ गई है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस 6 माइनस 9a1 प्लस 4.359a2। As we know that a1 is equal to 1 so आपके पास ये बन जाएगा माइनस 6 is equal to माइनस 9 प्लस 4.359a2। तो यहाँ से हम a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी 0.6882 और a1 की वैल्यू हमारे पास थी 1। अब हमारे पास दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ को हमारे पास जो सोल्यूशन आया था IFT उसमें पुट कर देते हैं तो अब आपके पास IFT की नई फॉर्म ये आ जाएगी। यहाँ पे a2 की वैल्यू हम पुट करते हैं 0.6882 साइन 4.359t एम्पेयर्स। तो यहाँ पे हमने a1 की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे हमने a2 की वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो ये होगा। अब हम बात करते हैं द सोर्स फ्री पैरेलल RLC सर्किट्स। सो सपोज ये हमारे पास एक पैरेलल RLC सर्किट है और इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है। तो सपोज इनिशियल इंडक्टर करंट is I0 and initial
capacitor voltage is V naught. So we can write I of 0 is equal to I naught, and this is equal to 1 by L infinity to 0 V of t dt, and V of 0 is equal to V naught. So अगर आप सर्किट को देखें तो इसमें तीनों जो कंपोनेंट्स हैं वो पैरेलली कनेक्टेड हैं. सो वी कैन से दैट द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज सेम. सो अगर हम इस पर केसीएल अप्लाई करें सर्किट पे एट दिस नोड, तो हम देख सकते हैं कि आपके पास इक्वेशन आएगी V बाई आर प्लस आई एल माइनस इन्फिनिटी टू टी वी डी ऑफ टी प्लस सी टी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0. क्योंकि ये तीनों करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और तीनों करंट इस नोड को लीव कर रहे हैं, सो इन तीनों के साथ पॉजिटिव साइन आएगा. सो दिस इज द करंट थ्रू रेजिस्टर, दिस इज द करंट थ्रू इंडक्टर, एंड दिस इज द करंट थ्रू कैपेसिटर. सो इसको मैं इक्वेशन 1a कह देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1b कह देता हूँ, और इसको इक्वेशन में 2 कह देता हूँ. अब इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव लेते हैं और फिर इसको c से डिवाइड करते हैं. तो हमारे पास अब जो नई इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह होगी, टी स्क्वेयर वी बाई टी टी प्लस 1 बाई आर सी टी वी बाई डी टी प्लस 1 बाई एल सी इंटू वी इज इक्वल टू 0. अभी आपके पास इस केस में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है. अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम डेरिवेटिव को रिप्लेस कर देते हैं s के साथ. तो जब हम t बाई टी को रिप्लेस करेंगे s के साथ, तो आपके पास इस इक्वेशन को हम s की फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक दिस. ये आपके पास बन जाएगा s स्क्वायर प्लस 1 बाई आर सी एस प्लस 1 बाई एल सी इज इक्वल टू 0. तो अब ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की. सो अगेन वी नो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो इसकी जो रूट्स हैं वो कुछ इस तरह के होंगे, x1 x2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. सो अब इस केस में आपके पास जो a है दैट इज़ 1, जो b है दैट इज़ 1 बाई आर सी, एंड जो c है दैट इज़ 1 बाई एल सी. सो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हम लिख सकते हैं s1 s2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 आर सी प्लस माइनस 1 बाई 2 आर सी स्क्वेयर माइनस 1 बाई एल सी. तब आपके पास ये दो रूट्स आ गए हैं. अब इस इक्वेशन को, इसको सपोज मैं इक्वेशन 4 कह देता हूँ, और ये हमारे पास इक्वेशन आई थी क्वेश्चन नंबर 3. तो
हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं S12 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, and where alpha is equal to 1 by 2 RC and omega naught is equal to 1 by LC under root. तो जैसे कि हमने सोर्स फ्री सीरीज RLC सर्किट में देखा था कि हमारे पास 3 केसेस बनते हैं when alpha is greater than omega naught, तो हमारे पास ओवर डैम्प्ड केस बनता है when alpha is equal to omega naught, तो हमारे पास जो केस बनता है उसको कहते हैं हम क्रिटिकली डैम्प्ड केस, और जब आपके पास अल्फ़ा लेस देन ओमेगा नॉट होगा तो आपके पास अंडर डैम्प्ड केस आएगा। तो अब इन तीनों केसेस को हम अलग अलग एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर डैम्प्ड केस की। when alpha is greater than omega naught, so जब अल्फा ओमेगा नॉट से ग्रेटर होगा तो आपके पास L है दैट इज ग्रेटर देन 4R² C। सो इस केस में आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो रियल होंगे और नेगेटिव होंगे। सो हमारे पास जो रिस्पांस आएगा इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज कुछ इस तरह का होगा, V of t इज इक्वल टू A1 एक्सपोनेंशियल S1t प्लस A2 एक्सपोनेंशियल S2t। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड केस। where alpha is greater than omega naught, so in this case आपके पास जो L की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4R² C। सो इस केस में जो आपके पास रूट्स आएंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। सो वी कैन राइट द रिस्पॉन्स V of t इज इक्वल टू A1 प्लस A2t इंटू एक्सपोनेंशियल रेज़्ड टू पावर माइनस अल्फ़ा t। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, अंडर डैम्प्ड केस। where alpha is less than omega naught, so in this case आपके पास L is less than 4R² C। So in this case the roots are complex and may be expressed like this. Where omega d is equal to omega naught square minus alpha square under root. So the response is V of t is equal to A minus alpha t A1 cos omega dt plus A2
साइन ओमेगा डी टी। और इसमें जो कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट A1 एंड कांस्टेंट A2, these constants can be determined from the initial conditions. So हमारे पास जो initial condition थी, first one is V of 0 is equal to V naught and dV of 0 by dt is equal to minus V naught plus R I naught by RC. So ये हमारे पास दो इनिशियल कंडीशंस हैं, एक ये और एक ये. Key points related to parallel RLC circuit. Having found the capacitor voltage V of t for the parallel RLC circuit, we can now obtain other circuit quantities such as individual element currents. For example, the resistor current IR is equal to V by R, and the capacitor current, this is not voltage, this is current, and this is IC. Important key points related to parallel RLC circuit. Having found the capacitor voltage V of t for the parallel RLC circuit, we can readily obtain other circuit quantities such as individual element currents. For example, the resistor current is IR is equal to V by R. तो यहाँ अगर हम V की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास करंट थ्रू द रजिस्टर आ जाएगा. इसी तरह द कैपेसिटर करंट इज IC इज इक्वल टू C dV by dt. तो यहाँ जब हम V की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर करंट आ जाएगा. We have selected the capacitor voltage V of t as the key variable to be determined first in order to take advantage of this equation, because we know that the capacitor voltage is always continuous. और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपने नोट की होगी कि हमने सीरीज RLC सर्किट में जो इंडक्टर करंट है वो फाइंड आउट किया था, और उसके बाद फिर हमने बाकी क्वांटिटीज़ फाइंड आउट की थी, जबकि हमने पैरेलल RLC सर्किट में कैपेसिटर वोल्टेज को सबसे पहले फाइंड आउट किया और उसकी हेल्प से हमने बाकी क्वांटिटीज़ फाइंड आउट की थी. सोर्स फ्री पैरेलल RLC सर्किट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. सो एग्जांपल इज इन द पैरेलल सर्किट ऑफ फॉलोइंग फिगर. फाइंड V of t फॉर t greater than 0. Assuming V of 0 is equal to 5, I of 0 is equal to 0, L is equal to 1 Henry and C is equal to 10 millifarad. और हमने इन तीन केसेस के लिए इस सर्किट को एनालाइज करना है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1 की. सो व्हेन if R is equal to 1.923 ओम, तो यहाँ से हम पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. अल्फा इज इक्वल टू 1/2 RC. सो 2 इंटू R की वैल्यू हमारे पास है 1.923 और C की वैल्यू हमारे पास है 10 मिलीफैरेड. तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 26. अब हम ओमेगा नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो एज वी नो दैट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू √LC. तो इसमें हम L की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 1 हेनरी इंटू C की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 10 इंटू 10⁻³ फैरेड. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10. सो अगर
अल्फ़ा और ओमेगा नॉट को कंपेयर किया जाए तो हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन ओमेगा नॉट. सो दिस इम्प्लाइज द रिस्पॉन्स इज overdamped. And the roots are S12 is equal to minus alpha plus minus alpha square minus omega naught square. So अल्फ़ा की वैल्यू हम और ओमेगा नॉट की वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे -2 and -50 and the corresponding voltage will become A1 exponential raised to power -2t plus A2 exponential raised to power -50t. So इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ. अब हम इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करके A1 और A2 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. So as we know that V of 0 is equal to, हमने देखा था कि V of 0 हमारे पास गिवन है हमें, that is equal to 5 volt. V of 0 is equal to 5 volt. So जब इस इक्वेशन में हम टाइम की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी A1 प्लस A2. So इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ. And as we know that the second initial condition dV of 0 by dt is equal to minus V of 0 plus R I of 0 divided by RC. So इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो V of 0 की 5 प्लस I of 0 की वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय RC. R की वैल्यू हमारे पास है 1.923 और C की वैल्यू हमारे पास है 10 इंटू 10⁻³ फैरेड. तो ये हमारे पास आ जाएगा 260 के इक्वल. अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं. इक्वेशन 1 को यहाँ पहले मैं इक्वेशन 1 को रीराइट करता हूँ. V of t is equal to A1 exponential raised to power -2t plus A2 exponential raised to power -50t. अब इस इक्वेशन के हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा dV of t by dt is equal to -2 A1 exponential raised to power -2t minus 50 A2 exponential raised to power -50t. So at t is equal to 0 हमारे पास ये आ जाएगा dV of 0 by dt और ये हमारे पास बन जाएगा -2 A1 और ये -50 A2. सो dV of 0 by dt की वैल्यू हमारे पास आई थी 260 तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं और इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 3. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 को मैं यहाँ रीराइट करता हूँ जो कि हमारे पास V of 0 is equal to 5 is equal to A1 plus A2 के इक्वल थी. So now from these two equations हम A1
और A2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 10.625 और A2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5.625। सो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा V of t इज इक्वल टू 10.625 एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर -2t माइनस 5.625 एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर -50t। ये आपके पास सॉल्यूशन आया जब आपके पास r की वैल्यू 1.923 थी। अब हम केस 2 की बात करते हैं। सो फॉर केस 2 आपके पास r की वैल्यू 5 है। सो हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 1/2RC। यहाँ पे r की वैल्यू हम पुट करते हैं विच इज़ 5 और c की वैल्यू हम पुट करते हैं विच इज़ 10 इंटू 10⁻³ -3। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 10। अब हम ओमेगा नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/LC अंडर रूट। तो इसमें जब आप LC की वैल्यू पुट करेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे, L की वैल्यू हमारे पास है 1 और C की वैल्यू हमारे पास है 10 इंटू 10⁻³ तो आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ओमेगा नॉट की वैल्यू भी 10 ही आएगी। सो हियर वी कैन सी दैट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। So this implies a response is critically damped. और आपके पास रूट्स आ जाएंगे S1 is equal to S2 is equal to -10। सो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा V of t is equal to A1 plus A2 into t into exponential raised to power -10t। सो अब हम A1 और A2 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सो मैं यहाँ इनिशियल कंडीशन लिखता हूँ। As we know that V of 0 is equal to 5 और इसमें जब हम t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी सिंपली। यहाँ पे हमारे पास A1 रह जाएगा। सो A1 इज इक्वल टू 5 और दूसरी इनिशियल कंडीशन को मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ dV of 0/dt एंड इट इज़ इक्वल टू -V of 0 प्लस I of 0 डिवाइडेड बाय RC। और जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे V of 0 की, I of 0 की, R की और C की, तो हमारे पास dV of 0/dt की वैल्यू आ जाएगी 100। सो अब हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आया था V of t is equal to A1 plus A2 of t into exponential raised to power -10t। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये हमारे पास आ जाएगा dV/dt is equal to -10 A1 -10
a2t plus a2 into exponential raised to power minus 10t. So now at t is equal to 0 आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी 100 is equal to minus 10a1 plus a2 के इक्वल. सो अब इस इक्वेशन और दूसरी हमारे पास इक्वेशन आई थी a1 is equal to 5. इन दोनों की हेल्प से हम a1 और a2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो a1 की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी 5 है और a2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 150. सो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन होगा दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 150t इंटू एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस 10t. अब हम बात करते हैं केस 3 की, और इस केस में हम रजिस्टर की वैल्यू 6.25 लेंगे. सो सबसे पहले हम अल्फ़ा फाइंड आउट करते हैं. अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 RC. तो इसमें जब हम R और C की वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 के इक्वल, और तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास आएगी 10. सो इन दिस केस अल्फ़ा इज लेस देन ओमेगा नॉट. So this implies the response is underdamped. So रूट्स हमारे पास आ जाएंगे S1 S2 is equal to माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर. तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे -8 प्लस माइनस J6. सो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा VT A1 cos 60 प्लस A2 sin 60 इंटू एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस 8t. ये सॉल्यूशंस हम पहले ड्राइव कर चुके हैं. अब इन सॉल्यूशन में हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं. अब हम a1 और a2 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. सो वी नो द इनिशियल कंडीशन v(0) इज इक्वल टू 5. सो जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा a1 की इक्वल. और सेकंड जो कंडीशन है दैट इज dv(0) बाई dt इज इक्वल टू माइनस v(0) प्लस r(i)(0) डिवाइडेड बाय rc. तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास dv(0) बाई dt की वैल्यू आ जाएगी 80. अब जो हमारे पास सोल्यूशन आया था v(t) is equal to a1 cos 60 plus a2 sin 60 into exponential raised to power minus 80. अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं. तो डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म कुछ ये बनेगी -8 a1 cos 60 minus 8 a2 sin 60 minus 6 a1 sin 60 plus 6 a2 cos 60 into exponential raised to power minus 8t. So at t is equal to 0 हमारे पास ये बन जाएगा dv(0)
बाई डी टी, यहाँ हमारे पास बाकी बचेगा -8a1 प्लस 6a2। सो डी वी ऑफ 0 बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आई थी 80। तो अब आपके पास एक इक्वेशन ये है और दूसरा हमारे पास a1 की वैल्यू 5 आई थी। तो इन दोनों को यूज़ करके हम a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ 20। सो v of t is equal to 5 cos 60 plus 20 sin 60 into exponential raised to power minus 80। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब हमारे पास तीनों केसेस के लिए 3 सॉल्यूशन आ गए हैं, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं। जब हमारे पास ओवरडैम्प्ड केस था तो हमारे पास ग्राफ ये बनेगा, जब क्रिटिकली डैम्प्ड है तो फिर हमारे पास ग्राफ की फॉर्म ये होगी, और जब अंडर डैम्प्ड है तो हमारे पास इस ग्राफ की फॉर्म ये होगी। सो बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर द डिग्री ऑफ डैम्पिंग डिक्रीजेज एंड द रिस्पॉन्सेज डिफर। जो रिस्पॉन्सेज आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो हमारे पास अब तीनों केसेस के लिए 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस आ गए थे, और अगर उन सॉल्यूशंस को हम ग्राफिकली देखें तो हमारे पास ओवर डैम्प्ड के लिए ये ग्राफ बनेगा, क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए हमारे पास ग्राफ की फॉर्म ये होगी, और अंडर डैम्प्ड के लिए ग्राफ की फॉर्म ये होगी। सो हियर वी कैन नोट दैट बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर the degree of damping decreases and the responses differ। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेप रिस्पांस ऑफ सीरीज RLC सर्किट एंड स्टेप रिस्पांस ऑफ पैरेलल RLC सर्किट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।